Assalamu alaikum. I'm Fahad Munir, and regarding the business statistics, a subject for BBA third semester, we are going to cover the next topic, and the topic we are going to discuss today is a type of average which is called median. What is a median? Basically, median is defined as the most middle value of the data, and the data for which we are going to calculate a median should be arranged first. So, what we mean by arranged data, it, it means that data should be arranged in ascending or descending order, and if the data is grouped, then it is also an arranged data as well. सो अगर डाटा अनग्रुप है तो हम पहले उसको कोई ना कोई अरेंजमेंट देंगे, चाहे उसे असेंडिंग ऑर्डर दें या डिसेंडिंग ऑर्डर दें, और फिर उसका मीडियन कैलकुलेट करेंगे। मीडियन को हम बेसिकली एक्स चिल्ड्रा से डिनोट करते हैं, और एक्स वैल्यूज़ का अगर आप अनग्रुप डाटा के लिए मीडियन देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास एक्स वैल्यूज़ हैं 7, 3, 5, 11 और 9, ये आपके पास 5 वैल्यूज़ हैं, एक्स 7, 3, 5, 11 और 9। इसका अगर आप मीडियन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपने करना है कि इसे अरेंज करना है। मिसाल के तौर पे हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम सबसे छोटी वैल्यू को पहले लिखेंगे 3, उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू लिखेंगे 5, फिर उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू लिखेंगे जो इस डाटा में 7 है, फिर 9 है और फिर 11 है। ये 5 वैल्यूज होगी, राइट। अब हम ये देखेंगे अनग्रुप डाटा अगर है तो हम ये देखेंगे कि वैल्यूज ऑड हैं या इवन है। अगर ये वैल्यूज ऑड हैं तो बेसिकली मीडियन होगा n+1/12 वैल्यू, मीन्स 5 + 1/2 which is equal to 3, थर्ड वैल्यू ऑफ द डाटा। अब इसने बताया कि थर्ड वैल्यू ऑफ द डाटा मीडियन है, तो हम अरेंज डाटा में देखेंगे कि थर्ड वैल्यू कौन सी है, 1, 2, 3। ये जो थर्ड वैल्यू है ये बेसिकली हमारा मीडियन है, राइट। अनग्रुप डाटा के केस में हम अगर ऑड वैल्यूज हैं तो इस तरह से हम उसका मीडियन कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर ये वैल्यूज इवन हो, लाइक एक्स की वैल्यू थी 2, 4, 6, 8, ये वैल्यूज ऑफ एक्स थी, और ये अरेंज करके हमने ये वैल्यू हासिल की, तो अगर इसका मीडियन हमने कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम करेंगे n/12 वैल्यू, राइट। n/12 इस केस में 4/2 यानी सेकेंड वैल्यू, 1, 2 सेकेंड और थर्ड इन दोनों को ले लेंगे, क्योंकि मोस्ट मिडल वैल्यू हमने लेनी होती है मीडियन केस में, तो सेकंड वैल्यू हमें सेंटर के करीब पहुंचा देगी लेकिन सेंटर नहीं बताएगी, तो सेंटर तक पहुंचने के बाद हम उससे अगली वैल्यू को भी लेंगे और इन दोनों की एवरेज यानी अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे। तो इस केस में हम सेकंड वैल्यू तक पहुंचे n/2 करके, और उसके बाद हमने नेक्स्ट वैल्यू को भी शामिल किया जो कि 6 थी। अब हमने 4 + 6 दोनों को ऐड किया और 2 पे डिवाइड कर दिया, मीडियन बना 5। तो ये आपका मीडियन होगा इन द केस ऑफ ऑब्जर्वेशन आर इवन
और अगर ऑड हो तो ये वाला तरीका, राइट। तो ये आपका एक मीडियन कैलकुलेट करने का अनग्रुप डेटा के लिए मेथड है। नो अब हम आ जाते हैं ग्रुप डेटा की तरफ। अगर ग्रुप डेटा आपके पास गिवन हो इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट डेटा, मींस एक्स वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5, उसकी फ्रीक्वेंसी है 3 9 13 7 2, राइट। यहाँ पर कंसीडर कीजिए कि x स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली। तो हमने डाटा कलेक्ट किया, तो जिन घरों में एक बच्चा था ऐसे घर हमारी पॉपुलेशन में 3 निकले, जिन घरों में 2 बच्चे थे ऐसे घर 9 निकले, जिन घरों में 3 बच्चे थे ऐसे घर 13 निकले, जिन घरों में 4 बच्चे थे उन 7 घर निकले, जिन घरों में 5 बच्चे थे वहाँ पर 2 घर ऐसे निकले। तो हमने अगर इसका मीडियन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेना है। इस पर्टिकुलर केस में हम देखते हैं कि 25 एंड 9 इट इज ऑलमोस्ट 34 इज द सॉल्यूशन, राइट। और उसके बाद साथ ही हमने एक और कॉलम बनाना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहली क्लास या पहले मिड पॉइंट की फ्रीक्वेंसी एज इट इज 3 आ गई, सेकंड में पिछली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे 9 + 3 इट इज 12। अब थर्ड में पिछली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे 13 + 12 25। अब फोर्थ में पिछली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे इट बिकम 32 एंड फिफ्थ में पिछली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे इट बिकम 34। यानी कि हम जब पहले पे थे तो पहले x से पिछली फ्रीक्वेंसी 0 थी, हमने वो ऐड की 3 आ गया। अब 2 के सामने फ्रीक्वेंसी 9 है, इससे पहले जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं टोटल वो 3 है, 3 + 9 12। 3 के सामने फ्रीक्वेंसी 13 है, 13 से पिछली जितनी फ्रीक्वेंसी वो ऐड करके के सामने लिखनी है 13 + 9 + 3 इट इज 25। तो बजाय इसके मैं सबको जमा करता, मैं पिछली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी में ऐड करके टोटल लिख रहा हूँ, राइट। तो इसी तरह से 7 ऐड किया 32, यहाँ तक जितनी ऐड की वो 34, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, राइट। अब हमने देखना है कि मीडियन कैसे निकाला जाएगा। अब ये बेसिकली डिस्क्रीट डाटा है। डिस्क्रीट डाटा से मुराद ये है कि होल नंबर्स का डाटा है, ये पॉइंट्स में हो ही नहीं सकता, इसलिए ये क्लासेस की फॉर्म में था ही नहीं, ठीक है। एक्स गिवन है और उसके सामने उसका फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो अगर डिस्क्रीट डाटा हो, ग्रुप डाटा में भी 2 किस्में आ गई मीडियन कैलकुलेट करते हुए, खास तौर पे हमारे पास एक जो डिस्क्रीट डाटा है और एक जो कंटिन्यूस डाटा है। तो डिस्क्रीट के केस में कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वो तरीकाकार ये है कि आप कहेंगे मीडियन इज n/12th वैल्यू ऑफ द डाटा, राइट। इस पर्टिकुलर केस में m समीशन f है, इट इज 34/2 with value of the data। तो ये आया 17th वैल्यू ऑफ द data। नो डाटा इज ऑलरेडी अरेंज्ड एंड ग्रुप्ड एज वेल, राइट। अब हमने 17th को देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, यानी किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 17th एडजस्ट हो रहा है, राइट। अब पहले के सामने x1 है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 है, 17 ज्यादा है 3 कम है, आगे गए 12 है, 12 कम है 17 ज्यादा है, आगे गए 25 है, 25 में आके 17th ऑब्जर्वेशन फॉल कर रही है, तो 25 C
CF जो है ये हमें बता रही है कि 17th ऑब्जर्वेशन कहाँ पर फॉल कर रही है, इसके सामने कहीं फॉल कर रही है, राइट, इसके सामने। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है ये आपका मॉड होगा, दैट इज 3। सो योर सॉरी मीडियन होगा, ये मीडियन आपका इस केस में 3 है। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमें पता लगा कि 17th वैल्यू जो डाटा अरेंज डाटा की है वो 3 है। ओके, ये डिस्क्रीट डाटा के केस में हमने मीडियन कैलकुलेट किया। अच्छा, अब अगर डाटा कंटिन्यूअस हो ये एक ग्रुप डेटा है कंटिन्यूस फॉर्म में, जिसमें कि क्लास लिमिट्स और फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है। अगर आपने इसका मीडियन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहला काम जो आपने करना है, अगर आपका डाटा कंटिन्यूस फॉर्म का है तो आपने उसकी क्लास बाउंड्रीज बनानी है। क्लास बाउंड्रीज, ये क्लास लिमिट्स आपको गिवन है, आप इससे क्लास बाउंड्रीज डेवलप करेंगे। क्लास बाउंड्रीज कैसे डेवलप करेंगे, क्योंकि पहली बात आपने जो देखनी है ना वो एक नज़र में देख लेनी है, वो ये कि क्या ये डाटे के अंदर डिस्टेंस या डिफरेंस इक्वल है। हम बाकी देखते हैं कि यहाँ पर 5 - 1 4, 10 - 6 4, 15 - 11 4, 20 - 16 4, 25 - 21 4, हर जगह 4 का डिस्टेंस आ रहा है। ओके, नंबर 1 डाटा कंटिन्यूस है, नंबर 2 तमाम क्लासेस का इंटरवल यानी डिफरेंस सेम है। अगर ये दोनों बातें हैं तो हम अब अगले स्टेप पर जाएंगे कि इसे क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करेंगे। क्लास बाउंड्रीज, ये जो क्लास बाउंड्रीज में आप कन्वर्ट करेंगे, ये एक सिंपल सा ऑपरेशन है। वो ये है कि कोई सी एक अपर और एक लोअर क्लास लिमिट लेंगे जो एक दूसरे के बाहर आती हैं, राइट। इस क्लास की लोअर क्लास लिमिट और इस क्लास की अपर क्लास लिमिट दोनों लिया, इनका डिस्टेंस डिफरेंस लिया तो वो 1 बना। 1 को 2 से डिवाइड किया तो 0.5 बना। ये 0.5 हर अपर क्लास में से माइनस करें और लोअर क्लास में ऐड करते जाएं, राइट। यानी 6 - 5 1, 1 डिवाइडेड बाई 2, 6 - 5 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 0.5, राइट। ये 0.5 हर इस क्लास से माइनस होगा, 0.5 5.5 और इस क्लास में ऐड होगा, राइट। 0.5 1 में से 0.5 माइनस किया तो 0.5 बचा, 5 में 0.5 ऐड किया तो 5.5, 6 में से 0.5 माइनस किया तो 5.5 और 10 में 0.5 ऐड किया तो 10.5, राइट। तो 10.5, इसके बाद नेक्स्ट 15.5 आएगा, नेक्स्ट 20.5 आएगा, उसके बाद 25.5 आएगा। यहाँ पर 10.5, 15.5, 20.5, ये आपकी क्लास बाउंड्रीज बनी। अच्छा, क्लास बाउंड्रीज बनाने के बाद अगला काम आपने करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेनी हर क्लास के सामने। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ 7 है, यहाँ पर 7 + 2 9 हो गया, 11 + 9 20
20 प्लस 10 30, 30 प्लस 5 35, यहाँ पे समीशन ऑफ 35 है। ओके, नेक्स्ट थिंग व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू हैव टू फाइंड द मीडियन क्लास। कि मीडियन क्लास कौन सी है, इनमें से कौन सी क्लास है जिसमें मीडियन एग्जिस्ट कर रहा है। तो मीडियन तक हमने पहुंचना है, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मीडियन क्लास कौन सी है। तो इसके लिए आप ये करेंगे, वही पुराना काम, मीडियन क्लास इज द क्लास containing n by 12th value। So in this case n हमारा 35 है, 35 by 2 which is equal to 17.5। 17.5 वैल्यू जहाँ पर एग्जिस्ट करेगी वो हमारी मीडियन क्लास होगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बताएगी कि 17.5 वैल्यू कहाँ पर फॉल कर रही है। 2 नहीं जी 17.5 बड़ा है, 9 नहीं जी 17.5 बड़ा है, 20 यस 20 के अंदर 17.5 समा रहा है, तो 17.5 इस क्लास के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो है ये हमारा मीडियन की क्लास लिमिट्स या क्लास बाउंड्रीज हैं। लेकिन हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए क्योंकि मीडियन के लिए हमने क्लास बाउंड्रीज बनाई है, राइट। अब मीडियन कैलकुलेट कैसे होगा, मीडियन का फार्मूला देखें कि जब मीडियन क्लास आपके सामने है तो मीडियन का फार्मूला मैं लिखने लगा हूँ L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन बाई 2 माइनस सी। ये मीडियन का फार्मूला है। इसमें L क्या है, मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री। मीडियन क्लास ये है, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री ये L है, राइट। H क्या है, हिट ऑफ द क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास। इस केस में ये अगर आप इसमें से इसे माइनस करें तो आंसर आएगा 5। ये 5 जो है आपका H है। F क्या है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। ये मीडियन क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी 11 है, ये आपका F है। n/2 क्या है, जो यहाँ से आंसर निकला था n/2 17.5, ये n/2 पूरा इसका जो है 17.5। C क्या है, C है मीडियन क्लास से पिछली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेकिन मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग प्रीवियस। ओके, अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। दिस इज 10.5 प्लस 5 over 11 into 17.5 minus 9। ओके, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 10.5 प्लस 5/11 इंटू 8.5। ओके, तो अब आप जो इसे सॉल्व आउट करेंगे तो जो आंसर आएगा फाइव इंटू, बल्कि इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, the answer is approximately 13.7 आपका आंसर आएगा जो इस मीडियन क्लास के अंदर होगा। जो भी ये कैलकुलेशन करेंगे उसका आंसर 10 से लेस नहीं हो सकता, 15.5 से ग्रेटर नहीं हो सकता, 10.5 से लेस नहीं हो सकता, 15.5 से ग्रेटर नहीं हो सकता। ये एक क्रॉस चेक भी है आपके मीडियन का। इस तरीके से आपने मीडियन की कैलकुलेशन कर लेनी है। ओके, अगेन आई रिपीट दैट मीडियन is a measure of location which tells us that which is the most middle value of the data. One more thing what I can say about median, that median is the value which divide the data into two equal parts. One is above the median and other is below the median. तो मीडियन डाटा को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, राइट।
अच्छा, यानी अगर हमें डाटा को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना हो तो हम उस डाटा का मीडियन कैलकुलेट कर लें तो हमें पता लग जाएगा कि डाटा दो बराबर हिस्सों में है, आधी वैल्यूज़ इस मीडियन से छोटी हैं और आधी वैल्यूज़ इस मीडियन से बड़ी हैं, राइट। ये था मीडियन जो कि आपकी चौथी एवरेज की किस्म है। अच्छा, इस मीडियन के साथ ही कुछ ऐसी कैलकुलेशंस या मीडियन से रिलेटेड ही ऐसी कैलकुलेशंस भी हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग भी हैं और समटाइम इट इज़ वेरी यूजफुल इन सम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द डाटा। तो हम अब उसकी तरफ जाते हैं, वो मीडियन से रिलेटेड है इसलिए हम उसे कवर करते हुए नेक्स्ट एवरेज की तरफ जाएंगे। वो क्या है? क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स से मुराद, ये बेसिकली वर्ड निकला है क्वार्टर से। क्वार्टर एक डाटा है, जस्ट अज्यूम दैट दिस इज अ रियल लाइन ऑफ अ डाटा। हम अगर मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो वो डाटा को दो इक्वल हिस्सों में तकसीम कर देता है, लेकिन अगर हमें डाटे को चार इक्वल हिस्सों में तकसीम करना हो तो हम क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करेंगे। ये क्वार्टाइल्स Q1, Q2 और Q3 होंगे। ये तीन क्वार्टाइल्स अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हम डाटे को चार बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। क्वार्टाइल कितने कैलकुलेट किए? 3। These 3 quartile basically divide the data into 4 equal parts, right? अच्छा, एक और चीज है, गौर कीजिए कि हमने एक मैयर निकाली थी मीडियन, एक मैयर, और उसने डाटा को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। इसी तरह से क्वार्टाइल 3 निकालेंगे तो वो डाटा को चार बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक क्वार्टाइल यहाँ पर होगा, इसे Q1 कहेंगे। एक क्वार्टाइल यहाँ पर होगा, इसे हम Q2 कहेंगे। एक क्वार्टाइल यहाँ पर होगा, इसे हम Q3 कहेंगे। यहाँ तक 25% डाटा, यहाँ से यहाँ तक 25%, यहाँ से यहाँ तक 25% और यहाँ से यहाँ तक 25%, राइट। ये अच्छा, मीडियन जो है इससे पीछे भी 50% डाटा होता है, इससे आगे 50% होता है। ये Q2 जो है ना, Q2 और मीडियन बराबर का आंसर होगा, इक्वल, means Q2 and median is one and same thing, right? There is a there is a method of the median almost which we follow in the case to calculate Q2, right? But there is a little bit change in the formula when we are calculating Q1 or when we are calculating Q3, right? अच्छा, Q1 अगर हमने कैलकुलेट करना हो किसी डाटा का तो उसके लिए क्या किया जाता है? पहले क्वार्टाइल क्लास, क्वार्टाइल क्लास फाइंड आउट की है। मिसाल के तौर पे Q1 कैलकुलेट करना है, Q1 क्लास विल contain n by 4th value of the data। जब ये कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर Q1 का फार्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज क्वार्टाइल क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री प्लस h ओवर f फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, दिस इज हिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, n by 4 माइनस c प्रीसीडिंग क्लास फ्रीक्वेंसी और n by 4 जो यहाँ से आंसर है, यहाँ से Q1 निकालेंगे। अच्छा, Q3 क्लास विल contain 3n by 4th value of the data and जब हम Q3 क्लास निकालेंगे तो फिर Q3 का फार्मूला अप्लाई करेंगे,
Q3 का फार्मूला होगा लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द क्वार्टाइल क्लास प्लस width of the quartile class or frequency of the quartile class into 3n/4 minus c. Q2 क्लास फाइंड आउट करेंगे जो कि n/4 वैल्यू कंटेन करेगी और उसके बाद Q2 का फार्मूला होगा लोअर क्लास बाउंड्री प्लस h/f इंटू 2n/4 माइनस सी। ये 2n/4 को हम अगर क्रॉस आउट करें तो ये n/2 ही बचता है और वही हम मीडियन के केस में भी किया करते थे, राइट। तो ये इसका क्वार्टाइल्स का इंट्रोडक्शन है। और इसके बाद एक और मेजर जो इसी से मिलती जुलती है उसकी तरफ हम चलते हैं एंड दिस इज deciles again assume that this is a real line of our data। तो अगर हम इस डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें तो उसके लिए हमें डिसाइल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, राइट। डिसाइल्स 9 ऐसी मेजर्स होंगी, 9 सच मेजर्स होंगी जो डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 9 मेजर्स 10 इक्वल पार्ट्स। This is D1, this is D2, this is D3, this is D4, this is D5. This is also the median. This is also the Q2. Okay. This is D6, this is D7, this is D8 and this is D9. यहाँ से यहाँ तक 10%, यहाँ से यहाँ तक फिर 10%, यहाँ से यहाँ तक फिर 10%। अब ये 5 दफा 10% हो गए, 1 2 3 4 5, 50% डेटा D5 से पीछे, 50% D5 से आगे होगा और हर डिसाइल पीछे से पिछले डिसाइल से 10% मजीद डाटा लेकर आएगा। अगर आप D2 कैलकुलेट करते हैं तो 20% डाटा D2 से छोटा होगा और 80% डाटा D2 से बड़ा होगा। अगर आप D7 कैलकुलेट करते हैं इट मींस दैट 70% का डाटा जो है वो D7 से पीछे है और 30% इससे आगे है, टोटल 100% डाटा का, राइट। दिस इज द डिसाइल्स। अगेन द थिंग्स, अच्छा D5 जो है Q2 और मीडियम इज वन एंड सेम थिंग, राइट। अगर आपने फॉर एग्जांपल D1 कैलकुलेट करना है तो पहले D1 क्लास फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके लिए n/10 वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी कि वो किस क्लास में आ रही है। जब आप ये ढूंढ लेंगे D1 क्लास ढूंढ लेंगे तो फिर D1 का फार्मूला होगा लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द D1 क्लास प्लस h/f इंटू n/10 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। ये D1 है। अगर आपने D2 कैलकुलेट करना हो तो D2 क्लास पहले फाइंड आउट करेंगे कि वो किस क्लास में एग्जिस्ट कर रही है, कौन सी क्लास है। D2 क्लास is class containing 2n/10th वैल्यू। जब ये फाइंड आउट हो जाए तो D2 कैलकुलेट करने के लिए आप लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द D2 क्लास प्लस h/f इंटू n/2n/10 माइनस c, ये फार्मूला अप्लाई करके आप D2 कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो इसी तरह से D3, D4, D5, D6 कोई भी आपको कैलकुलेट करना पड़े तो आप कर सकते हैं। इट इज़ वेरी हार्ड फॉर एनी क्वेश्चन कि आपसे 9 के 9 डिसाइल्स कैलकुलेट कराए जाएं,
बल्कि आपको कोई एक कहा जाएगा, कोई एक कहा जाएगा, राइट। और सबसे आसान वो सवाल होगा जिसमें आपसे कहा जाए कि आप मीडियन भी कैलकुलेट करें, सेकंड क्वार्टाइल भी कैलकुलेट करें और फिफ्थ डिसाइल भी कैलकुलेट करें। सो इफ़ यू कैलकुलेट द मीडियन you have calculated the Q2 and D5 as well, right? The third and last corollary of the median is percentiles. ये जो परसेंटाइल्स हैं ये बेसिकली 99 सच वैल्यूज हैं जो डाटा को इक्वल 100 पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी। 99 सच वैल्यूज विच डिवाइड एन अरेंज डाटा इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। तो इसका मतलब है P1 से P99 तक कैलकुलेट किए जा सकते हैं। P1 स्टैंड्स फॉर अ वैल्यू के जिससे छोटी 1% वैल्यू डाटा में एग्जिस्ट कर रही है, राइट। और इससे बड़ी 99% वैल्यूज इससे बड़ी हैं जो डाटा में एग्जिस्ट कर रही हैं। इसी तरह से P20 स्टैंड्स फॉर अ वैल्यू जो ये बताती है कि 20% ऑफ द डाटा P20 से छोटा है और 80% ऑफ द डाटा जो है वो P20 से बड़ा है, राइट। तो इसी तरह से P25, P35, P45, P90, P75 कोई भी कैलकुलेट किया जा सकता है जो सिमिलरली अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट करेगा, राइट। तो ये तो बहुत ही अब आसान हो गया क्वार्टाइल्स और डिसाइल्स के बाद कि हम परसेंटाइल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मिसाल के तौर पर अगर आप P25 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो P25 क्लास ढूंढनी पड़ेगी। क्लास इज द वन containing P25 is the class that containing 25 n by 100 value of the data। तो अगर आपको एक क्लास मिल जाए तो P25 का फार्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज लोअर क्लास बाउंड्री प्लस h ओवर f इंटू 25 n by 100 माइनस c। अच्छा, यहाँ पर एक चीज देखें कि P25 would always be equal to Q1, right? P50 would be equal to Q2 and it is also equal to D5. It is also equal to median, right? P75 would be equal to Q3, right? And similarly P80 is equal to D8, right? These are the common relationships that analytically or logically you can conclude। तो ये तरीका है परसेंटाइल्स कैलकुलेट करने का जो मीडियन से ही मिलता जुलता है। सिर्फ ये वाला फैक्टर जो होता है मीडियन क्लास, क्वार्टाइल क्लास, डिसाइल क्लास या परसेंटाइल क्लास का, वो डिफरेंट है और उसके ज़रिए जब हम एक दफ़ा उस क्लास तक पहुंच जाते हैं फिर उससे रेलिवेंट मेजर कैलकुलेट करना कोई इशू नहीं है, राइट। तो ये है मीडियंस और उससे रिलेटेड मेजर्स जो हमने आज देखी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा लास्ट टाइप ऑफ एवरेज, वो इतनी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए हम आज ही के लेक्चर में उसे कंक्लूड करेंगे। This is the fifth type of average which is called mode, right? mode क्या है? मॉड बेसिकली डाटा की वो वैल्यू है जो डाटा में सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही है। मोस्ट रीअकरिंग वैल्यू ऑफ द डाटा इज कॉल्ड मॉड, राइट। फॉर एग्जांपल अगर किसी डाटा में एक वैल्यू बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही है और सबसे ज़्यादा वही वैल्यू रिपीट हो रही है तो वो उस डाटे का मॉड कहलाती है। उसे हम उस डाटे की का मोड एवरेज कहेंगे,
एवरेज के किस्म में मोड। अच्छा, अब बड़ा आसान है कि आप अगर कोई भी ऐसा डाटा, ख़ास तौर पर क्वालिटेटिव नेचर का डाटा अगर गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो उसमें मॉड बहुत आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, if you are collecting the data about the color of the hairs of the people, लोगों के बालों के रंग का डाटा कैलकुलेट कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, तो उसमें जो जो पर्टिकुलर कलर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, दिस इज द मोड ऑफ द डाटा. सो मोस्ट रिकरिंग वैल्यू ऑफ द डाटा इज कॉल्ड मोड. सो मोड इज वेरी सिंपल बाय डेफिनेशन. तो अगर अनग्रुप डाटा है, एक डाटा है अनग्रुप डाटा है, ये डाटा है. इस डाटा में आप सिंपली देख सकते हैं सब वैल्यू एक दफ़ा आ रही है सिवाय 3 के जो 2 दफ़ा आ रही है. तो मॉड यानी एक्स कैरेट से इसे हम डिनोट करते हैं. एक्स कैरेट वुड बी इक्वल टू 3. मोस्ट रिपीटेड वैल्यू यहाँ पर है ही 3 जो 2 दफ़ा आ रहा है, बाकी सारी वैल्यू एक दफ़ा आ रही है. इसी तरह से अगर डिस्क्रीट डाटा आपके पास गिवन है ग्रुप फॉर्म में, डिस्क्रीट डाटा है एक्स और उसकी फ्रीक्वेंसी, और आप देखते हैं कि एक वैल्यू एक्स की ऐसी है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो ये आपका मॉड कहलाएगी. 4 मॉड है क्योंकि 4 की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, राइट. अच्छा, बट इफ द डाटा इज कंटिन्यूअस एंड इट इज गिवन विद द क्लास बाउंड्रीज, उस पर्टिकुलर केस में आप जो मॉड कैलकुलेट करेंगे उसके लिए बस तो स्टैटिस्टिशियंस के डिफरेंट उसके मेथड गिवन है, लेकिन एक मेथड जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ ये है कि मॉड का एक फार्मूला है. लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास प्लस एफ एम माइनस F1 ओवर Fm माइनस F1 मल्टीप्लाई बाय H. सबसे पहले तो ये देख लें कि ये एक मॉड का फार्मूला है जिसमें कि आपको जो गिवन पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं वो हैं, सबसे पहले आपने मॉडल क्लास फाइंड आउट करनी है कौन सी जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी. जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी वो मॉडल क्लास है. याद रखें यहाँ भी ऐसे मुराद लोअर क्लास बाउंड्री है, तो आपको लोअर अगर क्लास लिमिट्स गिवन है तो क्लास बाउंड्रीज उनसे कैलकुलेट करनी पड़ेंगी. अच्छा, लोअर क्लास बाउंड्री प्लस ये पूरा फैक्टर है. इस फैक्टर में क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वही हमारी मॉडल क्लास है और उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ जाएगी माइनस F1. F1 से मुराद ये है कि मॉडल क्लास के अलावा जो अदर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसको हम लिख देंगे यहाँ पर. सेकेंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसे आप कहते हैं, सेकेंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखेंगे. Fm माइनस F1 यहाँ पर है, Fm माइनस F1 यहाँ पर भी है. उसके बाद इंटू Fm माइनस F2 है. F2 से मुराद, Fm से मुराद यहाँ भी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F2 से मुराद सेकंड की जगह थर्ड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर हम चले जाते हैं. F2 के केस में थर्ड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो उसको इसमें से माइनस करते हैं. तो ये तमाम कैलकुलेशन आप परफॉर्म करेंगे. H से मुराद है मॉडल क्लास का डिफरेंस या हिर्त ऑफ द क्लास, क्लास इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास. इस तरह से आप मॉड फॉर द ग्रुप डाटा कैलकुलेट कर सकते हैं.
This is all about what we have to learn today from the lecture. तो जब आप इसको कवर अप कर लेंगे तो उसके बाद हम फिर आप इन तमाम 5 एवरेजेस को एक दफ़ा फिर डिस्कस करेंगे बाय देयर मेरिट्स, डिमेरिट्स एंड एन एडिशनल थिंग कि इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा इस चीज़ से रिलेटेड होगा और उसके बाद फिर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन से रिलेटेड होगा, राइट। So thank you for the today, and I hope that you will carry out the questions in the end of chapter exercises related to median and modes. So see you in the next lecture. Thank you.